हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला आर्टिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस का इनॉग्रेट किया गया है। क्या हुआ? देखो, सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है ना, उसका इनॉग्रेट किया गया है। ये ऑफिस है वो सूरत, देखो डायमंड के लिए फेमस है, तो यहाँ पे डायमंड का काम होगा। यहाँ पे 4200 ऑफिस है, जो ये बिल्डिंग बनाई गई है इसमें 4200 ऑफिस खुल सकती है। इतनी बड़ी ऑफिस है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। और ये जब पहले इससे पहले बिल्डिंग कहाँ थी, तो इससे पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ ऑफिस का काम होता वो यूएसए में थी, लेकिन अब इंडिया में बनाई गई है। इतनी बड़ी ऑफिस बनाई गई है इंडिया में, ठीक है। इसे बनाने में 5 साल तक काम चला था। देखो, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बट थोड़ा बहुत जान लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है वो यूएसए में बनी है। यूपीएससी के लिए इतना माइनर फैक्ट तो काम बेस यूपीएससी के लिए नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कृत्रिम इंडियाज़ एआई मॉडल के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी इंडिया का इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। भावेश अग्रवाल जी, जो कि ओला वगैरह के जो सीईओ है ना, तो उनके द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का कृत्रिम स्वदेशी यानी इंडिजीनियस एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये कृत्रिम इंडिया का क्या है, एआई मॉडल इसका क्या है। तो कृत्रिम ये वर्ड कहाँ से है? संस्कृत से है। कृत्रिम का मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल ही होता है ना, मतलब मैन मेड है, तो इसे कृत्रिम कहा जाता है। तो इंडिया का वर्ड है, तो इसे समझ आता है कि इंडिया का है। तो इसमें क्या होगा कि जो अपन चैट जीपीटी वगैरह की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ इंग्लिश है या फिर फॉरेन लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है। बट जो कृत्रिम इंडिया का एआई मॉडल है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होगी, उसमें ज़्यादातर भाषाएं हैं वो इंडियन भाषाएं होंगी, जैसे हिंदी है, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन सब भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भारतीय लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें माइंडसेट होगा, वो भी भारतीय। कैसे माइंडसेट का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि देखो, चैट जीपीटी में आप कुछ सर्च करोगे कि रामायण के बारे में कुछ बताओ, महाभारत के बारे में कुछ बताओ, रामायण महाभारत के बारे में कुछ बताओ, तो वहाँ पर आप ये सर्च करोगे तो वो जब उसके बारे में बताएगा ना, तो उसके सोचने का जो है ना कैपेसिटी वगैरह, वो एक फॉरेनर क्या सोचता है रामायण के बारे में, वो उस हिसाब से बताएगा। बट अपना इंडिजीनियस जो कृत्रिम एआई है, इसमें जो वो बताएगा ना, तो वो भारतीय क्या सोचता है, क्योंकि इसमें जब इनपुट डाले गए ना, वो भारतीय रिसोर्सेज से डाले गए, तो उसकी सोच है वो भी भारतीय के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो माइंडसेट का चेंजेस है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चैट जीपीटी 4 है ना, इंडिया की पर्सपेक्टिव से ये चैट जीपीटी 4 से भी बेहतर है। जब इंडिया की बात करें उसमें, ठीक है, ये इसमें क्या होगा कि आप वॉइस देख के भी आंसर ले सकते हो। जैसे कि चैट जीपीटी में क्या होता है, आपको टाइप भी करना होता है, वॉइस वगैरह का सिस्टम नहीं है, बट इसमें वॉइस का भी सिस्टम है। तो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, अंधे, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी ये वॉइस का भी काम कर सकती है, ठीक है। वॉइस में भी इसका हो सकता है, जानकारी ले सकती है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? इसमें डीप लर्निंग होती है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, उसमें डीप लर्निंग, काफ़ी सारी जो लैंग्वेज है उसके डीप में जाके लैंग्वेज का लर्निंग की जाती है। उसके बाद में उसको समझकर आगे प्रोसेस किया जाता है। और ये नेचुरल तरीके से पूरी प्रोसेस होता है, नेचुरल तरीके से काम करता है। और ये न्यूट्रल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से भी काम करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था कृत्रिम इंडियाज मॉडल के बारे में। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए द्वारा इंडिया की गुड्स पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाई गई है, इम्पोज की गई है। इसके बारे में देखो, न्यूज़ की बात करें तो यूएसए और यूके मीन्स यूरोपियन यूनियन की बात करो तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए द्वारा भारत के 4 जो प्रोडक्ट हैं उन पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो अब इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या थी, इसकी बात करें सीवीडी की, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि चाइना है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट को भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट अपना कोई चाइना, तो चाइना क्या करता है, इस पर जो ड्यूटी वगैरह लगती है उस पर कम कर देता है, मतलब इस प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे देता है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसको सब्सिडी देता है, जिससे ये प्रोडक्ट हो जाएगा, चीप हो जाएगा, ठीक है। अब चीप होगा, अब वो इंडिया में आएगा, तो वो तो चीप प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने कोई मोबाइल मंगवा लिया चाइना से, ठीक है, वो 10,000 का पड़ रहा था, उस पर चाइना ने सब्सिडी दी, अब वो पड़ रहा 8,000 का। इंडियन मार्केट में आ गया है, 2,000 की सब्सिडी, 8,000 का था ना। इंडिया का कोई मोबाइल है वो ऑलरेडी 10,000 का है, कोई प्रोडक्ट उस पर तो सब्सिडी मिल नहीं रही, तो कोई भी बायर वो इंडिया का मोबाइल नहीं लेगा ना, बिकॉज उस पर सब्सिडी नहीं लग रही है, सस्ता नहीं है, चाइना मोबाइल सस्ता है। तो इंडिया की जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको तो लॉस होगा, इन गुड्स को लॉस होगा ना। तो इंडिया अपना मार्केट को, अपने जो बाजार है, अपनी कंपनियाँ हैं, उनको कंपटीशन में रखने के लिए, ठीक है, कहीं वो पिछड़ ना जाए, इसलिए क्या करेगा, जो चाइना का मोबाइल है उस पर ड्यूटी इम्पोज कर देगा। जैसे इस पर जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं ना, उस पर कुछ और टैक्स बढ़ा देगा, जिसे सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है, वो लगा देगा, ताकि इसकी प्राइस और बढ़ जाए। तो
तो दोनों इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट दोनों सेम लेवल पे आ जाए, जिससे कंपटीशन रहे और इंडिया का जो स्वदेशी मार्केट है उसको कंपटीशन रख के नुकसान होने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि अपना जो स्वदेशी मार्केट होता है, अपना खुद का मार्केट है, अपनी खुद की कंपनियाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए हर देश ऐसा करता है, अगर कोई सस्ती चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है या इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाकर लेवल प्लाइंग फील्ड बनाई जाती है, ताकि अपने जो इंडिजीनियस गुड्स है, अपना इंडिजीनियस मार्केट है, कंपनियां, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ये समझ आए काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी को आपको समझ में आ ही जाएगा। काउंटर वेलिंग मतलब जो भी है उसके काउंटर में काम करना। चीज़ समझ में आ गई। अब WTO का क्या रेगुलेशन है काउंटर वेलिंग ड्यूटी से रिलेटेड? तो देखो WTO है ना, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने से पहले काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता है कि हाँ काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है। तो ये UPSC के लिए इतना छोटे मोटे तो है नहीं, CVD आप याद रखना। उसके बाद में भारत का क्या मैकेनिज्म है, भारत काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह कैसे लगाता है, भारत का क्या मैकेनिज्म है, तो देखो भारत में कौन लगाता है, इस सब के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है ना, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज द्वारा DGTR द्वारा लगाया जाता है। भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज DGTR द्वारा भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। अब DGTR क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंतर्गत एक इसके अंतर्गत मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है। अब ये तो देखो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आता है और इसके अंतर्गत आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, जो कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज वगैरह से संबंधित काम देखता है। अब इससे संबंधित जो भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी नहीं लगानी, ये कोई डायरेक्टली एक्शन ले लेता है तो नहीं, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है। इसको रिकमेंडेशन या सिफारिश दी जाती है। सिफारिश देने का काम कौन करता है? एक तो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज DGTR क्या करता है? ये काम करता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाने का, CVD लगाने का। क्या ये डायरेक्ट CVD खुद की मर्जी से लगा सकता तो क्या? नहीं, इसको सलाह दी जाती है। सलाह कौन देता है? सलाह देता है एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और इसको साथ साथ भूमिका निभाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये दोनों सलाह देते हैं, सिफारिश करते हैं कि किसको सिफारिश करते हैं? DGTR को, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज को, कि आप CVD लगा दो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दो किसी प्रोडक्ट पर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी प्रोडक्ट भी लगा सकती है, देश पे भी लगाई जा सकती है। तो ये पूरा इस प्रकार से प्रोसेस होता है। अब एक बार हम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज के बारे में, DGTR के बारे में देख लेते हैं। DGTR एक अटैच ऑफिस है। देखो अटैच ऑफिस कौन सी होती है? अटैच मीन संलग्न ऑफिस है। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की होती है। अटैच ऑफिस है, इंडिपेंडेंस ऑफिस है, तो ये सारा आप देख लेना जब आप पढ़ो पॉलिटी वगैरह। तो ये DGTR है वो अटैच ऑफिस है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। DGTR की बात करें तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब क्वासी जुडिशियल क्या होती है? एक तो जुडिशियल बॉडी है तो वो एज ए जुडिशियल की तरह काम करते हैं, न्यायपालिका की तरह कार्य कर सकती है। बट क्वासी जुडिशियल है ना, वो किसी को बुला सकती है, ट्रायल चला सकती है। पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं है बट ट्रायल चला सकती है अपनी ओर से, ऐसे जुडिशियल के भी काम कर सकती है। तो ये क्वासी जुडिशियल है, अर्ध जुडिशियल है। ठीक है, अर्ध न्यायिक भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये देश की एकमात्र अथॉरिटी है, देश की ओनली अथॉरिटी है जो ट्रेड से रिलेटेड और मैटर को देखती है। ट्रेड से रिलेटेड और मैटर कौन कौन सी है और क्या क्या मेजर देखती है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, CVD लगाने हैं, इनसे संबंधित जो भी मैटर आते हैं उन पर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज है ये देख रेख करती है। उन पर जो मेजर है वही यही बनाती है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज समझ में आ गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज क्या है? ये एक अटैच ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, देश की एकमात्र अथॉरिटी है जो ट्रेड एंड रेमेडीज से रिलेटेड काम देखती है।
ये क्या क्या काम करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना हो, CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाना हो, इससे संबंधित सारे काम देखती है। अब एक बार एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी देख लेते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसमें क्या होता है, देखो चाइना, फिर से एग्जांपल लेते हैं चाइना का, क्योंकि ज़्यादातर एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के खिलाफ लगाता है। चाइना से हम फिर से मंगवा रहे, एक मोबाइल मंगवा रहे हैं। अब वो मोबाइल आ रहा है, फिर से आ रहा है 12,000 का, मान लो चाइना ने सब्सिडी दे दी 4,000 की, अब मोबाइल पड़ रहा है 8,000 का। चाइना ने इंडिया में डंप करवा दिया, बहुत ज़्यादा मोबाइल भेज दी, आप इंडिया में भेजो। वैसे चाइना नहीं देता, बट चाइना इसलिए दे रहा है ताकि चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ सके, इसलिए ये सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। अब इंडिया के पास आ रहा है, इंडिया में सस्ता आएगा, तो सस्ता आएगा तो क्या हुआ, इंडिया की मार्केट को लॉस हो जाएगा, इंडिया की कंपनियां तो खत्म हो जाएगी। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया ये करेगा, जो इंडिया में डंप हुआ ना माल, अचानक पटक दिया, इंडिया पे यहाँ पे लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। ये पड़ा 8,000 का, इंडिया ने लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब ये पड़ रहा है 12,000 का। अब इंडिया का मोबाइल भी 12,000 का है। अब जिसको कस्टमर को जो भी मोबाइल अच्छा लगेगा वो लेगा, तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया की कंपनी है, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा, दोनों इक्वली। ये देखो हम जब बात कर रहे थे ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर एक्सपोर्ट स्पेसिफिक और भी सेफ गार्ड ड्यूटी, ये सब है ना एक तरीके की है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है, नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी इनका जरिया एक ही होता है कि अपने देश की जो भी कंपनियां उनको प्रोटेक्ट करना। तो अलग अलग नाम है, बट इनका मेन जो एम है वो एक ही है, अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, समझ गए। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी में टैक्स पर लगाया जाता है ना, सब्सिडी दी जाती है, तो उनके खिलाफ में टैक्स देश के द्वारा, जो एक्सपोर्टर देश है वो सब्सिडी देगा, और जो इम्पोर्ट करेगा उस पर टैक्स लगा दे, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये एक्सपोर्ट स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे कि चाइना मोबाइल मंगवा रहा है, इंडिया चाइना से मोबाइल मंगवा रहा है, तो इस पर लगा सकता है। कंट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है एंटी डंपिंग, चाइना के खिलाफ लगा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ लगा दिया, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो लगाने की यही जरूरत है, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी ये भी सेम है, घरेलू मार्केट है उसे प्रोटेक्ट करना है, घरेलू कंपनियों को प्रोटेक्ट करना है, तो ये चीज़ भी सेम ही है। अब एक बार हम रोड टैप स्कीम के बारे में देख लेते हैं। रुको, हम रोड टैप स्कीम को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी USA और जो EU है उनके द्वारा जो लगाए गए ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो हमारी रोड टैप स्कीम के खिलाफ ही लगाए गए, बिकॉज इंडिया रोड टैप स्कीम के माध्यम से सब्सिडी देता था, तो USA और EU द्वारा इसी पर लगाया गया है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो रोड टैप की बात करें ना, रोड टैप का मतलब होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट पर प्रोडक्ट। चीज़ समझ में आ गई, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। इस स्कीम में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, अब वो कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, अब क्या होगा, उसको वो चीज़ बहुत महंगी जाएगी, ऐसे तो वो एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर बहुत सारे जो टैक्स वैक्स लगेंगे, तो वो महंगी पड़ जाएगी। अब वो चीज़ पड़ रही है 10,000 की, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे तो वो एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रही है। गवर्नमेंट इस पर क्या देगी, इस पर टैक्स में रियायत देगी। तो वैसे इस पर कोई स्पेसिफिक टैक्स तो लग ही नहीं रहा है, तो कैसे रियायत देगी, तो इस पर देखो कोई चीज़ है, मोबाइल है, बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लाने के लिए भी टैक्स लगे होंगे, तो कई सारे टैक्स ऑलरेडी टैक्स इस पर लग चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको बोलेगी कि जी आपने ये मोबाइल बनाया है, ठीक है, इस पर बहुत सारे टैक्स लगे हैं, अब आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको ये बेनिफिट देते हैं कि आप इन फ्यूचर कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करोगे ना, कहीं बाहर से इंपोर्ट करोगे, तो उस पर ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो हम आपको बेनिफिट देंगे कि आप पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ना, उसके बदले में आप पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लगेगी, क्योंकि उसके बदले में, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम एक्सपोर्ट फ्री बना रहे हैं, और आपको एक कागज़ लिख के दे रहे हैं, पत्र लिख के दे रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट करने के बाद में ये पत्र दिखाओगे तो आप पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये है, अगर एक्सपोर्टर है, वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर एक पेपर लिख के दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए उसको पेपर लिख के दे दिया कि फ्यूचर में जब वो कोई चीज़ मंगवाएगा ना, बाहर से इंपोर्ट करेगा, तो वो पेपर दिखा देगा। अब पेपर दिखाने से ये होगा कि जो इंपोर्ट पर ड्यूटी लगेगी ना, वो ड्यूटी इससे माफ़ हो जाएगी, ठीक है। चीज़ समझ में कैसे भी करके हेल्प हो रही है उसकी, तो भाई उस पर 10,000 की ड्यूटी लग रही थी इंपोर्ट ड्यूटी, अब 10,000 की इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ हो जाएगी, तो उसकी वो चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। अब कोई ये एक्सपोर्ट ये कर, भाई नहीं यार मैं तो इंपोर्ट तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो सारी यहीं की चीज़ें बनाता हूँ, तो मेरे को क्या हेल्प होगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इंपोर्ट करती नहीं हो कुछ भी, बट आप तो वो कागज़ जो हमने दिया है ना आपको, आपने एक्सपोर्ट किया तब हमने आपको एक पेपर दिया था, आप पेपर वो हमें दे दो, ट्रांसफरेबल होता है सिस्टम, तो आप वो पेपर हमें दे दो, हम बदले में आपको पैसे दे देंगे, तो आपको तो वैसे भी फ़ायदा हो गया। अब जो ये पेपर है ना, इसे कहा जाता है ड्यूटी स्क्रिप्ट, ठीक है। ड्यूटी स्क्रिप्ट पे लिख कर दिया जाता है कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट देते हैं, जब आपको चीज़ इंपोर्ट करो तब आप ड्यूटी स्क्रिप्ट दिखा देना, बदले में आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ हो जाएगी। अगर कुछ आप इंपोर्ट नहीं करते हो तो ड्यूटी स्क्रिप्ट गवर्नमेंट को दे देना, गवर्नमेंट बदले में आपको पैसे दे देगी, तो ये ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है। अब इसकी बात करें स्कीम की, तो ये स्कीम लाई गई थी मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, एक स्कीम थी मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। उसमें क्या होता है, वो WTO के जो नॉर्म्स थे ना,
उसको वायलेट कर रही थी। तो WTO में उसके खिलाफ कई सारी कंप्लेन चल रही थी। तो इंडिया ने उस स्कीम को बंद कर दिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट स्कीम पर, और उसके स्तंभ पर लेके आई रोड टैप स्कीम। ठीक है, अब इस रोड टैप स्कीम में इस प्रकार से जो सिस्टम बनाया गया ना, तो ये WTO की जो नॉर्म है ना उनका उल्लंघन नहीं करती गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो रोड टैप स्कीम है ये WTO की नॉर्म का उल्लंघन नहीं करती। WTO की जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग है। और ये जो है 13 जून 2024 तक है, मतलब 2024 तक है। 2024 तक जो भी एक्सपोर्टर इसका लाभ उठा सकता है, उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। इसे लाया गया था 2021 में लाया गया था, और 2021 तक ये चलेगी। और इसमें कई बजट में भी 1500 करोड़ का एलोकेट किया गया था। जो बजट था ना हमारा 2023-24 का, उसमें 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए थे। और इसका एम क्या है, एक्सपोर्टर की हेल्प करने के लिए स्कीम लाई गई थी, ताकि जो अपना इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़े, गुड्स पर टैक्स कम हो, टैक्स कम होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे इंडिया की हेल्प हो सके। मतलब जो एक्सपोर्टर है उनकी हेल्प होगी तो ऑब्वियस है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया के लिए तो बेनिफिट है ही। तो ये स्कीम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लाई गई थी। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। देखो यूपीएससी में जनरली जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट लास्ट 2-3 ईयर के ट्रेंड देखोगे तो वहाँ पर एक आध क्वेश्चन है वो अवार्ड से संबंधित भी पूछा गया। तो इसलिए छोटे मोटे की अवार्ड एक बार देख लो, आप नज़र से मान लो, ताकि वहाँ याद आ जाए। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2023 डैनियल बेमरोइज और अबू अवार्ड को ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड है वो मिला है 2023 का। इसलिए न्यूज़ में अब अबू अबाब है ना, उसके बारे में बात करें। अब हम एक बार अली अबू अवाद के बारे में जान लेते हैं। अली अबू अवाद ये एक पैलेस्टीनी पीस एक्टिविस्ट है। मतलब जो पैलेस्टीन का मुद्दा है, यूक्रेन और इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है उसमें एक पीस एक्टिविस्ट है। ये वहाँ पर पीस जो शांति वार्ता करने के पक्षधर है, और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो पीसफुली समाधान के पक्षधर है। ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंट को ये फॉलो करते हैं। इनको एक तो अवार्ड मिला है, और दूसरा इनके साथ साथ एक मिला है डैनियल बेरनबॉइम को। तो डैनियल बेरनबॉइम ये कौन है? ये भी जो वेस्ट ईस्ट है ना, वेस्ट ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया है, वहाँ पर भी ये शांतिपूर्ण पक्षधर के किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से जो सारा मामला है उनका समाधान हो, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, इसके ये पक्षधर है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात करें तो ये डिसआर्मेंट और डेवलपमेंट से संबंधित है। इसको 1986 में 1986 में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी मेमोरियल द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 25 लाख की धनराशि मिलती है, और शांति स्थापित करने के लिए इसे दिया, जो शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, उससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में होम मिनिस्टर जी द्वारा पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उससे संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में CRPF के डायरेक्टर जनरल बैठेंगे, और साथ ही साथ में कई बड़े सिक्योरिटी जो संगठन है उनके अध्यक्ष, उनके कई हेड है वो इसमें बैठेंगे, और जो भी ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उससे संबंधित पूरी जांच करेंगे। मुद्दा तो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में 2 लोग घुस गए थे और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की थी, और वहाँ पे कोहरा भी फैलाया गया था। इस प्रकार की जो घटना की गई थी उन पे UAPA एक्ट भी लगाया गया। तो ये सब आप जानते होंगे। अब पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट का जो पूरा सिक्योरिटी है उसका सिस्टम अलग अलग फोर्सेस द्वारा किया जाता है। तो पार्लियामेंट का जो बाहरी एरिया होता है, जहाँ बाहर से है ना, उसको पुलिस फोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दिल्ली पुलिस से उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बाहरी एरिया को। फिर उसके अंतर्गत का जो अंदर का मामला है, जैसे कि बाहर मतलब पूरे ग्राउंड का है, वो देखती दिल्ली पुलिस। उसके बाद में आप घुस गए, सेकंड लेवल का आ गए, जहाँ पार्लियामेंट का गेट वगैरह आ गए, वहाँ पे पार्लियामेंट्री जो फोर्स है वो देखेगी। और सब इंटरनल पार्ट है, जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर वो कौन देखता है? तो ये पार्लियामेंट्री सर्विस से वो देखेगी। सबसे ऊपर दिल्ली पुलिस, मतलब बाहर का एरिया, उसके अंदर देखिए कि पार्लियामेंट्री फोर्स है वो, और उसके अंतर्गत सबसे लास्ट है वो आती पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। ये सबसे अंदर का मामला देखती है, ठीक है, इंटरनल देखती है। 3 तरीके से होता है। फिर इसमें एंट्री कैसे होती है? जो भी विजिटर उनको जाना है तो सबसे पहले उनको वैलिड ID प्रूफ लेना होता है। ID प्रूफ लेने के लिए जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री हैं ना, MP उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके पास जाना होगा। उनके ऑफिस में जाके सेंट्रलाइज पास इश्यू करवाने होंगे। इश्यू करवाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उनकी पूरी तरह से जांच होती है, उनकी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। उसके बाद में उनको पास इश्यू करवाया जाता है MP द्वारा। फिर एक MP पर 2 विजिटर आ सकते हैं, मतलब कोई भी MP है वो 2 विजिटर को अपनी तरफ से बुला सकता है पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में। अगर ये कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल MP को माना जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इसके लिए जवाबदारी है, क्योंकि उनके ही आदेश पर इनको
बुलाया गया था, तो वो पूरी तरीके से इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जान लिया हमने कैसे अंदर बुलाया जाता है। फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उनको अच्छे तरीके से चेक करके उनको कुछ भी बोतल भी ले जाने से, बेल्ट भी नहीं ले जा सकता है, सिक्का तक नहीं ले जा सकता है। इतनी टफ सिक्योरिटी के बाद वो एंट्री करते हैं, फिर पार्लियामेंट में वो जा सकते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, अब यूएपीए एक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन पर यूएपीए एक्ट लगाया है। यूएपीए मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन पे लगाया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, इसके बारे में बात करें तो ये देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए एक्ट लाया गया था। उस टाइम इंडिया डिवाइड हो रहा था, तो उसे रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, सज़ा के रूप में अगर कोई किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का एक्ट लगाया जाता है, यूएपी एक्ट लगाया जाता है, तो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास, साथ ही साथ में डेथ पेनल्टी भी दी जाती है, मृत्युदंड की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। ये सज़ा अगर भारत में कोई क्राइम करता है, देश विरोधी गतिविधि करता है, उसको भी सुनाई जा सकती है। साथ ही साथ में भारत के बाहर भी कोई देश विरोधी गतिविधि करता है, उस पर भी इस कानून के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर भी। साथ ही साथ बात करें, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बिना किसी पहले वारंट जारी किए 180 दिन 180 दिन तक उसे गिरफ्तार करके बंदी गृह में रखा जा सकता है, 180 दिन तक बिना किसी वारंट के। बाद में जुडिशियल कस्टडी मिलेगी, उसकी पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद में उसको वारंट वगैरह दिया जाएगा। बिना वारंट के भी उसको पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ में उसको तब तक जमानत नहीं मिलेगी, बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जा सकता, कोर्ट में जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि जो व्यक्ति है वो निर्दोष है। ठीक है, कोर्ट के सामने ये प्रूफ नहीं हो जाता कि जो व्यक्ति है वो निर्दोष है, तब तक उसको बेल नहीं मिलती। कोर्ट के सामने जब ये प्रूफ हो जाएगा ये व्यक्ति है वो निर्दोष है, तब उसको बेल मिल जाएगी। आर्टिकल था पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच से संबंधित। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मंथन शिविर के बारे में। अभी मंथन शिविर फॉर प्रधानमंत्री जनमान स्कीम। देखो, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था प्रधानमंत्री जनमान स्कीम के बारे में, जो कि 15 नवंबर को देखो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस था, और उसी दिन हमने इस स्कीम को डिस्कस किया था कि बिरसा जी के जन्म दिवस पर एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट द्वारा, जिस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, और उस स्कीम से संबंधित मंथन शिविर है वो भी लॉन्च किया गया। तो देखो, इसकी स्कीम के बारे में बात करें तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा मंथन शिविर 2023 का उद्घाटन किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा मंथन शिविर 2023 का उद्घाटन किया गया। ये जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमान जो स्कीम है उसके संबंधित काम करेगी या उसके लिए काम करेगी, उसको पूरा करने में ये काम करेगी ये स्कीम है, जिसे अभी लॉन्च किया गया। इसका थीम क्या है, होल गवर्नमेंट अप्रोच रीचिंग अनरिच्ड लास्ट माइल पर्सन, मतलब लास्ट मील के जो लोग हैं उनके तक पहुंचने के लिए काम किया जाएगा। यह इस साल की थीम है। जनमान स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को 15 नवंबर 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किस दिन लॉन्च किया गया था, जिस दिन जनजाति गौरव दिवस था। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी, बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी दिन 15 नवंबर 2023 को ये प्रधानमंत्री जनमन स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और नोडल मिनिस्ट्री, और जो फाइनेंस इसके लिए कितना रिलीज किया गया है तो 2400 करोड़ 2400 करोड़ का फाइनेंस इसके लिए अलोकेट किया गया है। ठीक है, एम की बात करें तो इस स्कीम का एम है हमारे 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए हेल्प करने का काम करेगी, साथ ही साथ उनके विकास पर फोकस करने का काम करेगी ये स्कीम। इसमें क्या क्या काम करेगी, पक्के घर बनाने का काम किया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी है, पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई का काम करेगी, मेडिसिन देने का काम करेगी, हॉस्पिटल बनाने का है, एजुकेशन है, इन सबसे संबंधित काम किए जाएंगे। साथ ही साथ अब जान लेते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, क्योंकि इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, और जनजाति गौरव दिवस है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर जो प्लेट है वहाँ हुआ था, मुंडा ट्राइब में। इन्होंने उलगुलान जो रिवॉल्ट हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उलगुलान रिवॉल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया था। इन्होंने एक बिरसाइत फेज चलाया था। बिरसाइत में क्या होता, ईसाई कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, हिंदुओं को ईसाई कन्वर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और बिरसाइत चलाकर उन जो ईसाई में कन्वर्ट हो रहे थे उनको रोकने का काम किया था।
ठीक है। अब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो देखो 1973 में देहबार कमीशन बनाया गया था। देहबार कमीशन क्यों बनाया गया था कि जो अति पिछड़ी हुई जातियाँ हैं ना, उनकी स्थिति का पता लगाए, उनके लिए कुछ काम करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। तो उन्होंने सिफारिश करी, उनकी सिफारिश पर पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप बनाया गया, पीटीजी बना था। तो 1973 में पीटीजी बनाया गया। बाद में 2006 में इनका नाम चेंज करके 2006 में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया था, जो कि आज भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। देश में अभी 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इनकी पहचान क्या है, किनको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जा सकता है? तो जिनकी पहले दो, जिनकी आबादी कम हो, पॉपुलेशन बहुत कम हो और पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो, साथ ही साथ में इनकी जो इकोनॉमी है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की, इनकी जो टेक्नोलॉजी वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की हो, और इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड, मतलब कम हो इकोनॉमी है, गिरी हुई कंडीशन में हो। साथ ही साथ में इनके लो लिटरेसी रेट हो, और बात करें इनमें एजुकेशन का लेवल वो भी बहुत ख़राब हो, मतलब लो लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशन का स्तर भी बहुत ख़राब हो। तो इन सबको जो ये सारे फैक्टर हैं उनके आधार पर इनको घोषित किया जाता है कि ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, तो ये पूरा इससे संबंधित आर्टिकल था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।